मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है प्रदीप पंड्या। और प्रदीप, लगातार दूसरे दिन है जब बाजार में हमने तेजी देखी, हरे निशान में बंद हुए। हालांकि 10,800 जो लेवल के बारे में हम कल डिस्कशन कर रहे थे वहीं आके हम रुकते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अच्छी बात है कि दूसरे दिन लगातार तेजी, फिर से वही शॉर्ट कवरिंग का सहारा। और सबसे बड़ा बूस्टर दोस्तों यहाँ सरकार ने दिया, जो बैंक्स को दिया, काफी हद तक मदद वहां से मिली, सेंटिमेंट्स वहीं से सुध रहे हैं। तो बाजार का, ट्रेडर्स का लॉजिक ये है कि कुछ बैंक पीसीए से बाहर हो जाएंगे, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक, तो उनको खरीदना चाहिए। जो पहले से बाहर हैं उनको और मदद मिली है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बीओआई, उनको भी खरीदना चाहिए। और कुछ बैंक जो बहुत ही बुरी हालत में हैं उनको भी थोड़े पैसे तो मिले हैं, तो आईओबी, यूनियन बैंक, तो उनको भी खरीदना चाहिए। यूनाइटेड बैंक, यूनियन बैंक अच्छा है, यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक, वो भी खरीद लिए। तो आज सब खरीद लिए और उसके बाद फिर ये समझा कि अब इनके पास पैसे आएंगे तो ये लेंडिंग करेंगे। एनबीएफसीज के पास जो लिक्विडिटी की कमी थी वो दूर होगी शायद, तो उनमें भी तेजी देखने को मिली। देखिए, लॉजिकली सरकार ने ये कदम सही उठाया, क्योंकि सरकार ग्रोथ लाने के लिए ये सारे प्रयत्न कर रही हैं। और मुझे लगता है काफी वक्त के बाद अब ये फाइनली सरकार ने सही काम किया है। थोड़ी देर से किया है। उर्जित पटेल साहब तभी कर लेते तो शायद उनके साथ झगड़ा भी नहीं होता। लेकिन ठीक है, कदम सही है और उसका फायदा मिलना चाहिए। लेकिन इस लिहाज से इन बैंक्स की आप कितनी री रेटिंग कर सकते हैं, अब ये सवाल सामने आने धीरे धीरे शुरू होंगे। अभी तो सब चल रहे हैं, उसके बाद बाजार फिर थोड़ा था इनमें डिफरेंशिएट करने की कोशिश आगे करेगा। लेकिन फिलहाल आपने जैसे ठीक कहा, शॉर्ट कवरिंग काफी तेजी से खास तौर पे इन शेयरों में हुई है, और उसी का असर आप देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव संकेत काफी दिनों से नदारत थे, वो क्या आप शुरू हो गए एक एक करके आना? जैसे कि आज एक आया, हो सकता है कि आगे जाके भी आए कुछ ना कुछ। तो जैसे कि मैं कल भी आपको पूछता था, क्या बेस बन गया है, क्या बेस अभी तक नहीं बना है? क्योंकि हम जब भी ट्रेड करते हैं ना 10,500 से 11,000 का रेंज, ये 600 पॉइंट की रेंज है, निफ्टी नाचता रहता है पूरा टाइम। बड़े मुश्किल सवाल पूछते हैं 10,000 और 11,000 की रेंज में तो निफ्टी पिछले साल 1.5 साल से घूम रहा है। उसके बाहर निकलता ही नहीं, ना नीचे ना ऊपर। केवल बीच के 2 महीने के लिए निकला था, अगस्त सितंबर के दौरान, फिर अब इसी रेंज में आ गए। तो ये तो रेंज बाउंड मार्केट की तो कहानी बहुत पुरानी है। निफ्टी के लिहाज से 10,800 के ऊपर और निफ्टी बैंक के लिए 27,000 के ऊपर की क्लोजिंग काफी अहम थी। ये बात हमने सुबह कही थी। तो निफ्टी बैंक तो हो गया 27,000 के ऊपर बंद, निफ्टी नहीं हो पाया। तो और आज एक्सपायरी का दिन भी था, तो एक्सपायरी रिलेटेड भी थोड़े मूव्स होते हैं, तो कल तक का टाइम दे देते हैं। कल सुबह के पहले घंटे में फैसला होगा। अच्छा। अगर निफ्टी भी ऊपर आ गया तो हम मानेंगे कि ठीक है जी, बॉटम बन गया है। और अगर कहीं निफ्टी बैंक नीचे आ गया तो फिर हम कहेंगे नहीं, अभी दिक्कत है। चलिए ठीक है, तो कल सुबह डिसाइसिव मूव देखने शायद आपको मिलेगा। सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करते हैं, नितिन अरोड़ा टेक महिंद्रा पे पूछ रहे हैं। आज बायबैक का ऐलान हो चुका है, 790 पे इनके पास 100 शेयर है, क्या करना चाहिए? प्रदीप, कहीं को बायबैक में टेंडर कर देना चाहिए? 950 का तो है बायबैक का प्राइस। एक्सेप्टेंस रेशियो जैसा कि आशीष बता रहे थे 4.5% के आसपास का, लेकिन कह नहीं सकते हो तो कितने करेंगे टेंडर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 790 पे है, तो क्या ये टेंडर कर दे या रखे रहें? अच्छा, आपका व्यू क्या है उन शेयरों पे जो वापस आएंगे? ये यहाँ पे बहुत क्रूशियल है। जो एक्सेप्ट हो गए 950 पे, वो तो खुशी खुशी आपने मुनाफा लिया। जो वापस आए, क्या आप उनको जल्दी से बेचना चाहेंगे, या आपको लगता है कंपनी अच्छी है जी, पड़ा रहेगा स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं? अगर ये व्यू है तो फिर आराम से बैठिए। मेरा भी व्यू यही है कि आराम से बैठिए, जितने शेयर एक्सेप्ट हो जाए, खुशी खुशी जो बाकी बचेंगे उनके भी भाव आने वाले हैं आगे। कोई दिक्कत की बात मुझे स्टॉक में नहीं लगती। आउट परफॉर्मिंग है ये कंपनी, और आगे भी रहेगी, इसकी पूरी संभावना दिखाई देती है। अच्छा, कितना एक्सेप्ट होगा उसको लेकर के अलग अलग गणित हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 25% तक भी एक्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि टेंडर करने वाले लोग कम होते हैं। राइट। तो इसलिए खैर देखिए, सीधी बात तो यही है, शेयर तो रखना ही है, तो फिर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी टेंडर हो जाए बाकी फिर चलिए रखे रहिए, ज़्यादा बेटर होगा। अब प्रदीप, ऋषि राज एक्सिस बैंक पे पूछ रहे हैं, 1000 शेयर है, 700 के भाव पे 3 महीने का व्यू पूछ रहे हैं। इनफैक्ट प्रदीप, आज इनको एक अवार्ड देना चाहिए। क्योंकि इन्होंने भाव बताया है, लेवल बताया है, और 3 महीने का समय है ये भी बताया। तो ये ऋषि जी, हम हर रोज अपने दर्शकों से कहते हैं कि भाई अपना सीधा मुझे ट्रेड पूछिए, मुझे ये व्यू देने का कोई शौक नहीं है कि किस स्टॉक पे क्या व्यू है, उसका कोई मतलब नहीं होता ना। कंपनी मुझे अच्छी लगती है, प्रोडक्ट मैं यूज नहीं करता हूँ, स्टॉक फिर भी अच्छा है, 4 साल के बाद अच्छा रिटर्न देगा, और आपको करनी है 4 दिन की ट्रेडिंग, तो मैं क्या बताऊं? तो इनका ये सवाल पसंद आया मुझे। अच्छा, एक्सिस पे देखिए, एक्सिस में 3 महीने का व्यू अगर आपका है तो मैं 3 महीने के हिसाब से व्यू लेता हूं। अब यहाँ पर जो बेस था वो
600 है, 665-70 के ऊपर ये स्टॉक नहीं निकलता था। उसके ऊपर आया है पिछली सीरीज में और इस सीरीज में ऊपर बना हुआ है। तो अब ये समझ लीजिए कि 625 से लेकर और 750 एक नई रेंज बनाने की कोशिश इस समय इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो इसी रेंज में ये घूम रहा है। जब भी इसके ऊपर आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो मेरा ख्याल है कि और ऊपर के लेवल दिखाई देंगे। आपका 3 महीने का नज़रिया है तो मेरा ख्याल है कि आपको इस समय ये लोअर लेवल पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो आपको यहाँ पे बने रहना चाहिए क्योंकि ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, बाजार से बेहतर रिटर्न आपको कमा कर देगा। इस समय अगर आप एक ट्रेडिंग के व्यू से देख रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि 675 वही जो मैंने बेस की बात की थी वहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाइए और इस पोजीशन को बरकरार रखिए। इमीडिएट टारगेट मेरे हिसाब से 750 के आसपास के बनते हैं। अगर इसके ऊपर भी निकला अगले 2-3 महीनों में तो आपको 800-850 के भी लेवल दिखाएगा। मैं 3 महीने में बेचने की जल्दी में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका अपना व्यू है, आप 750 या इसके ऊपर जो बेहतर लेवल मिले वहाँ बेचने की कोशिश कर सकते हैं। तो लंबी रेस का घोड़ा है, बिल्कुल है, में तो लेवल आए जाएंगे उसके आगे और चलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 800 तक के लेवल तो कम से कम दिखने चाहिए। लेकिन वो 750 के ऊपर एक टेक्निकली हम देखते हैं ना तो ब्रेकआउट होना जरूरी होता है, उसके बाद फिर ऊपर का लेवल आएगा। इसलिए मैं आपको पहला लेवल 750 और फिर 800 कह रहा हूँ। चलिए ठीक है। अब अगला सवाल पीरामल एंटरप्राइजेस पे अरविंद चौहान पूछ रहे हैं, 2360 पे है, शॉर्ट टर्म का चाहते हैं रिव्यू। तो आज हम ये बात कर रहे थे कि लोग भूल गए थे कि पीरामल एंटरप्राइजेस में फार्मा भी है। आज जब खबर आई कि सेरिडॉन को राहत मिली है कोर्ट से, तब याद आया कि अरे ये तो फार्मा कंपनी भी है। तो इसको लोग एनबीएफसी और रियल एस्टेट पे एक्सपोजर वाली एनबीएफसी में ट्रेड करते जा रहे थे। तो देखिए एनबीएफसी में तेजी है, रियल एस्टेट के लिए जीएसटी की राहत मिलने की काफी उम्मीद है रविवार को, और अब फार्मा में भी अच्छी खबर आ गई। तो ये तो सारे संकेत पॉजिटिव हो चुके हैं। पीएल ऐसे भी एक अच्छा स्टॉक है, मजबूत शेयर है और मुझे तो ये हमेशा से पसंद रहा है। हाल के दिनों में ये थोड़ा एक करेक्शन के निकलना चाहिए और फिर कहाँ स्टेबल होता है उसके लिए इंतजार करना चाहिए। ऊपर 2450 के आसपास आप निकलने की सोच सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की ये एक एनबीएफसी बिजनेस है जो इन्होंने डेवलप किया है। एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा व्यू पॉजिटिव है। अगर आप निकलने की जल्दी में नहीं है तो बने रहिएगा। चलिए बनी रहिएगा। अगला सवाल है नंदू निम्बलकर, एल&टी 900 रुपये में खरीदे हैं इन्होंने, 125 शेयर 10 साल के लिए रखना चाहते हैं। रखिए ना, 10 साल के लिए तो इस कंपनी के लिए कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ना, तो अच्छे खासे रिटर्न आप कमा लेंगे। ये बात गलत क्यों? अरे एल&टी जैसा स्टॉक है प्रदीप, नहीं चलिए प्रदीप का व्यू जानते हैं। 10 साल का व्यू आप किसी कंपनी में मत रखिए। अच्छा, उस हिसाब से ओके। 10 साल में दुनिया बदल जाती है। आपको काम करते हुए कितने साल हो गए? 7 साल। 7 ही हुए ना, 10 साल पूरे नहीं हुए। 3 साल 7 साल में कितनी कंपनियों को आपने अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे ऐसे तो बहुत कंपनीज को देखी है। हाँ, 10 साल से डर लगता है। हर 3 महीने में रिव्यू करते रहना जरूरी है। 10 साल का नजरिया मुझे समझता नहीं है, लेकिन इमीडिएट तौर पे जो चाल है वो मैं आपको बताता हूँ। एल&टी इस समय बहुत वक्त से एक रेंज में चल रहा है, नीचे 1200 और ऊपर 1450। इसकी वजह क्या है? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो मूल इनका कारोबार है वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हैं। नाइक साहब से हमने बात की थी अभी पिछले महीने ही, तो उनका ये कहना था कि पिछले नतीजे तो अच्छे आ गए लेकिन आगे के ऑर्डर में गड़बड़ है। देखिए ये कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन जिस सेगमेंट में है, वो जब देश में निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, बड़े नए एसेट बिल्ड होते हैं तो इनको काम मिलता है। सरकार अब तक काम दे रही थी, चुनाव का मौसम आ गया तो सरकार ने हाथ थोड़े पीछे खींच लिए। लेकिन प्रदीप आज सुबह में एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनका कहना था कि 49,000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो इस क्वार्टर में आने थे। मैनेजमेंट का गाइडेंस था 41,300 करोड़ के ऑर्डर इनको मिल चुके हैं, जिसमें से 70% जो ऑर्डर्स है वो डोमेस्टिक ऑर्डर्स है। मुझे याद नहीं किसकी रिपोर्ट है, 1786 के प्राइस टारगेट थे उनके, तो वो कह रहे थे कि Q4 में ऑर्डर काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं और अभी तो बचा हुआ है 1 महीना। तो नाइक साहब ने ये कहा था कि हमने अपनी टीम को बिल्कुल काम पे लगाया हुआ है कि जितने हो सके ऑर्डर अभी ले आओ, क्योंकि अगले क्वार्टर में तो कुछ नहीं आएगा, उसके बाद एक क्वार्टर तो नई सरकार आएगी, समझेगी, विचारेगी। दूसरी दिक्कत ये देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बात सही है। इसी फ्लो की वजह से हम ये थोड़ी करें कि रिजल्ट बड़े डिसअपॉइंटिंग आएंगे। नहीं, ये बात नहीं। रिजल्ट तो आएंगे क्योंकि ये ऑर्डर फ्लो है, लेकिन उनकी जो दिक्कत है वो ये है कि सरकार का ऑर्डर फ्लो उनको स्लो होता हुआ दिख रहा है। कई एक प्रोजेक्ट है जिनमें वो ऑर्डर नहीं आ रहे जो आने चाहिए थे। अभी आपने हाल में सुना होगा, उन्होंने एक टैंक बनाने के लिए नई फैक्ट्री का उद्घाटन मोदी जी गए थे करने के लिए। डिफेंस में बहुत सारे उनके कैपेसिटी तैयार है। वो कह रहे हैं सरकार डिफेंस के ऑर्डर ही नहीं दे रही। तो वो क्या करते हैं, दूसरी मशीनरी का जो प्रोडक्शन करना है वो काम वो वहां पे कर लेते हैं, लेकिन
आपके सामने जो एसेट खड़ा है, अगर आप उसका 20% 30% इस्तेमाल कर रहे हैं केवल, फिक्स तो उसका मतलब नहीं है ना। फिक्स कॉस्ट में आपकी हालत हो जाएगी। दूसरा रास्ता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नई सरकार बनने के बाद ही शुरू होगा। इसलिए अगले 4-6 महीने अभी मुश्किल वाले रहने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस रेंज से ये बाहर निकल पाएगा। नीचे 1200, ऊपर 1450, इसी दायरे को आपको ट्रेड करना है। इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो नीचे 1200 के लेवल के आसपास मिले तभी खरीदें। ये ऑलरेडी 900 के रेट पे लेके बैठे हैं, तो 300 रुपए के फायदे पे ऑलरेडी है 300-400। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको कभी ये मिलता है 1400 से 1500 के दायरे में, एक बार मुनाफा वसूल कीजिए, फिर नीचे आए तो फिर लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भाग नहीं जाएगा। ओके, चलिए। अच्छा, एक ही बात है वो बाईबैक वाली, उस पर क्लैरिटी थोड़ी आनी बाकी है। तो वो क्लैरिटी आएगी तो फिर से आपको 1500 पे दिखेगा, उस समय आपके लिए एक मौका है। ओके, चलिए, निकलने का मौका है 1500 पे। नीचे आएगा तो फिर खरीद लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा ही है। उज्ज्वल सिन्हा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 265 पे खरीदा है। शॉर्ट टर्म के लिए व्यू चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। 265 पे खरीदा है इन्होंने स्टरलाइट टेक, आज 246 पे था। इसको तो जो वो धक्का लगा ना प्रोमोटर के कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले इशू पैदा हुए, इनका कोई लेना देना भी नहीं था। इनका कारोबार तो बड़ा अच्छा है। मैं तो समझता हूं टच की गई थी। देखिए, मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म में ये बड़ा अच्छा मौका है। 246 पर है, इन्होंने इसी लेवल के आसपास लिया है मेरे ख्याल से। 265 पे शॉर्ट टर्म का व्यू चाहते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म का व्यू आपके लिए ये है कि ठीक है, स्टॉक मजबूत दिखता है। 200 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर आप उछाल में 275 तक के लेवल आने की गुंजाइश तो मुझे इमीडिएटली शॉर्ट टर्म व्यू से नजर आती है। वहाँ पर आप चाहें तो एक बार मुनाफा वसूल करें। आज 246 पे है, तो थोड़ा सा शायद एंट्री ऊपर के लेवल पर हो गई है, इसलिए शॉर्ट टर्म में आपको बहुत मुनाफा नहीं मिलेगा, लेकिन वहां तक जाएगा। 270-75 तो दिखता है। ओके, 70-75 के आसपास एक बार निकलिएगा, फिर देखेंगे अगर इसके ऊपर गया तो बात और है। वो जो पूरी डी रेटिंग हुई है मेरे हिसाब से तो गलत हुई है, लेकिन ठीक है, बाजार का अपना माइंड है, उस पर आप कुछ कर नहीं सकते। लंबा नजरिया होता तो मैं कहता कि अच्छा खासा गिरा है तो आप 175 का स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहिए ओके, और वेट करिए तो आपको और बेहतर लेवल आएंगे। चलिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा, शॉर्ट टर्म में भी 275 के लेवल से जरूर दिखाएगा, वहाँ मुनाफा वसूली कर लीजिए। वरुण खत्री, इरकॉन 60 शेयर 465, लॉन्ग टर्म व्यू 2 साल का व्यू पूछ रहे हैं। 465 तो स्टॉक तो अच्छा है, भाव थोड़ा ऊपर की तरफ है। ओके, ऐसी स्थिति में आपको इसमें क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि अगर आपको ये स्टॉक इस समय भी या इस लेवल से आज 375 के करीब क्लोज हुआ है, 10-15 रुपए नीचे कभी भी मिलता है मौका आपको 360 के आसपास का लेवल दिखे, 350 360, तो वहाँ थोड़े और खरीदिए, इसको एवरेज कीजिए। और इसके बाद मुझे लगता है कि देखिए, कंपनी तो अच्छी है, डिविडेंड यील्ड के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, इसका स्कोप पूरा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर से यहाँ पर 470-80 तक के लेवल तो दिखाई देंगे, इसकी पूरी संभावना है, लेकिन 12 महीने का कम से कम नज़रिया आपको लेके चलना चाहिए। ओके, वैसे भी इनका 2 साल के व्यू है। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको 500 मिलेगा। ओके, चलिए, अगला सवाल सोहन दोषी, काफ़ी बार ये पूछ चुके हैं तो ले लेता हूँ इनका सवाल। SBI 290 पे लेके बैठे हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू पूछा है कि शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए इस काउंटर में। आजकल बहुत शॉर्ट टर्म क्या आ रहे हैं प्रदीप, अच्छा है लोग इस तरह के वोलेटाइल माहौल में आप थोड़ा मुनाफा कमाइए और बार बार कमाइए, लेकर खड़े रहना बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्की है। ओके, क्या भाव बताया इन्होंने SBI का? 290। तो आप थोड़ा सा गलत लेवल पर एंटर हो गए। ओके, देखिए, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे की तरफ होगा 258 का और टारगेट होगा 285-86। आपके लेवल से ऊपर निकलना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है। 285-86 तक की तो चाल मुझे आने की उम्मीद है, जब तक ये 258 नहीं तोड़ता। तो एक बार ये उस लेवल पर आ जाए, आपकी लॉस कम हो जाए ना, तो एक बार निकल जाइए, फिर वापस से इसी लेवल पर एंटर कीजिएगा। 250-260 की इसकी रेंज होती है जो लेने वाली है। 300 के करीब आए तो वहाँ बेचकर निकल जाइए। इस रेंज से बाहर ये निकल नहीं पा रहा है बहुत वक्त से, तो ये शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजी अगर आप बना रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सही लेवल पर बनाइए, सही लेवल पर एंट्री और एग्जिट लीजिए तो मुनाफा बनेगा। ओके, चलिए, अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे दीपेश शिनॉय पूछे हैं, 500 शेयर है 1392 पे, लॉन्ग टर्म का व्यू पूछे हैं। प्रदीप, अब तो ऐसा होगा कि अगर मार्केट चला तो ये सब स्टॉक्स बहुत चलेंगे,
इनकी जम के पिटाई हुई है, भले वो बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल पर आपने एंट्री ली है, आधा हो गया उन लेवल से। हाँ, तो अब वो लेवल वापस आएगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है। देखिए एक बात मैं आपसे कह सकता हूँ, अभी तक आईबुल हाउसिंग ने अपना बॉटम नहीं बनाया है, तो आपके लेवल तक वापस आने की मतलब इन लेवल से और गिरेगा, बहुत जल्दबाजी होगी। क्या गिर सकता है? मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी गिरावट की ज़्यादा है। अभी भी जब तक ये तस्वीर बदलती नहीं है तब तक मेरा व्यू चेंज नहीं होगा। एनबीएफसीज में इस समय एक बहुत ज़बरदस्त आप उछाल देख रहे हैं, वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन ग्रोथ को लेकर के चिंताएं बरकरार हैं और ऐसी स्थिति में इस समय इस स्टॉक पे कम से कम ये कॉल लेना जल्दबाजी होगी कि यहाँ पर एक बॉटम बना है। आप क्या कर सकते हैं? अब इतने ऊपर के लेवल पर आपने एंट्री ली है, तो दरअसल सच बात कहूँ तो अब इनको मैं निकलने के लिए भी नहीं कह सकता। शायद इस लेवल पर आपको निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 600 से नीचे जाना थोड़ा मुश्किल ही लगता है, एनालिस्ट की कोई दूसरा बड़ा इशू हो जाए, जो मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरी राय यह है कि आप बने रहिए, घबराए नहीं, अभी एवरेज मत कीजिए। जब स्थिति थोड़ी सुधरेगी, जब बॉटम कंफर्म होता हुआ नजर आएगा, जब सेक्टर में तेजी फिर से लौटेगी, तब आपको हम कॉल देंगे तेजी करने की। इस समय देखिए सामने इनके दिक्कत क्या है कि बैंकों के पास बहुत पैसे आ रहे हैं, बैंकों के पास कैपिटल भी आ रही है, पर बैंक्स क्या एनबीएफसीज को पैसे देने को तैयार है, और है भी तो किस कॉस्ट पे दे रहे हैं। इंडिया बुल्स का पिछले क्वार्टर का जो नतीजा था, आधे % से इनकी फंडिंग कॉस्ट बढ़ गई। ओके, आधे परसेंटेज पॉइंट। हाँ, तो आप 7% पे पैसे उठा रहे थे और आप 7.5 पे उठा रहे हो। इसका मतलब आपकी जो मार्जिन है अगर 3% की थी तो 2.5 हो गई। बहुत बड़ा झटका लगता है, इंतजार कर लीजिए, अभी एवरेज मत कीजिए। लेकिन ठीक है, और एक आखिरी सवाल लेते हैं प्रदीप, शॉर्ट टर्म का और एक व्यू है संदीप जायसवाल का, लेकिन ये है टाटा मोटर्स पे 171 पे पहले का लिया हुआ है। मैं तो कहूँ कि जहां आपको प्रॉफिट मिले वहां निकल जाइए भैया, क्योंकि कब ये वापस गिर जाए, कब कोई बुरी खबर आ जाए, कोई भरोसा नहीं स्टॉक का। क्यों प्रदीप? हाँ लेकिन लेवल शॉर्ट टर्म के लिए पूछे 171 पे। मैं वही सोच रहा था कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से अब मैं इनको क्या कॉल दूं, थोड़े से नुकसान में हैं। देखिए अभी ये अपने रेजिस्टेंस जोन में आ गया है, ये मैं कहूँगा। तो रेजिस्टेंस जोन से मेरा क्या मतलब है कि ये 164 से निकला है, तो अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। 178 लाइन दिखा रही है ऐसे ऊपर जा रही है। 178 ये वो लेवल है जहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक अटकेगा। तो 176, 77, 78 जो मिले वहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूल कीजिए, उसके बाद इंतज़ार कीजिए। अगर किसी वजह से ये 180 के ऊपर चलना शुरू करता है, वहाँ पर बंद होता है, तो उसके बाद काफ़ी ट्रेडर इसमें जोर से घुसेंगे, तब आप फिर आप एंट्री लीजिएगा और फिर आप इसको 225 के टारगेट के लिए अगला लेग का ट्रेड कीजिएगा। लेकिन अभी एज्यूम मत कीजिए, ऐसी कोई चीज़ मुझे नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सीधी सी बात कह रहा हूँ, 178। ओके, 178 का लेवल है, वहाँ पे निकल जाइए, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए प्रदीप, अब बंद करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे सवालों के जवाब देने के लिए। कल सुबह हमारे साथ जुड़िए, बताएंगे ट्रेड कैसे करना है, ग्लोबल संकेत कैसे हैं। तब तक के लिए सी यू, बाय, नमस्कार।